हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। ये टॉपिक आज का है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल को बनाते समय हमें उस मॉलिक्यूल को कैसा शेप, कैसा ज्योमेट्री देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें अगर मान लीजिए H2O बनाना है, तो H2O बनाने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा और दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। तो यानी कि H2O का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं, H2O का स्ट्रक्चर बेटा ऐसे भी बना सकते हैं, H2O का स्ट्रक्चर बेटा ऐसे भी बना सकते हैं। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, इसके बारे में जो जानकारी आती है वो कौन सी होती है? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब हर मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, उसी ज्योमेट्री के आधार पर उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनती है। तो इस बारे में बेटा आपको आज बताने जा रहे हैं। जैसा कि ज्योमेट्री के विषय में बताया कि ज्योमेट्री का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल को उसका एक्चुअल संरचना देना या एक्चुअल स्ट्रक्चर देना। किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देने के लिए, ज्योमेट्री को देने के लिए इस क्लास के पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट का नाम था संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको ज्योमेट्री बतानी है तो पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल में उस मॉलिक्यूल में संकरण कौन सा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री तैयार होता है। तो एक हम छोटा सा एक आपको हिंट देते हैं कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल का संकरण पता किया जाएगा और संकरण के आधार पर यह हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर उसका क्या ज्योमेट्री होगा। तो एक तरफ हम लिख ले रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में मिलने वाला हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी तरफ लिख ले रहे हैं उसका ज्योमेट्री। ठीक बेटा, तो यहां पर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे हैं। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp होता है तो उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री बनेगा वो लीनियर बनेगा। और लीनियर कैसा होगा? ये बेटा सेंट्रल एटम होगा, इस सेंट्रल एटम से एक ये सराउंडिंग एटम और ये सराउंडिंग एटम लगे होंगे, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होता है तो उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ट्राइगोनल प्लेनर में जो सेंट्रल एटम होता है बेटा ये होता है, सराउंडिंग एटम एक ये हो जाएगा, एक सराउंडिंग एटम बेटा ये हो जाएगा और एक सराउंडिंग एटम बेटा ये हो जाएगा। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल बेटा 120 डिग्री का होगा। इसके बाद अगर कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है तो उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा वो बेटा टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल बनाने के लिए ये आपका सेंट्रल एटम होगा, ये सराउंडिंग एटम का पहला सराउंडिंग एटम ये, दूसरा सराउंडिंग एटम ये, तीसरा सराउंडिंग एटम ये और चौथा सराउंडिंग एटम ये। यहां पर ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, 28 मिनट का बॉन्ड एंगल आया बेटा। इसके बाद अगली आती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं हम लोग हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाने के लिए क्या होगा? ये सराउंडिंग एटम बेटा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के बाद सराउंडिंग एटम बेटा ये है, ये बॉन्ड एंगल बेटा 120 डिग्री का है, एक ये एंगल और एक ये सराउंडिंग एटम के साथ में और जुड़ेगा। इस प्रकार से ये तीनों ऐसे रहेंगे। तो यहां पर इस ज्योमेट्री में दो चीज आती हैं, एक जहां पर ये सराउंडिंग एटम बेटा 3 ये लगे हैं और एक सराउंडिंग एटम बेटा 2 ये लगे हैं। तो ये सराउंडिंग एटम जो 3 लगे हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और ये जो 2 लगे इनको बोलते हैं बेटा एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जब इक्वेटोरियल के सराउंडिंग एटम के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इसके बाद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन आएगा
तो वहां पर बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बाद में सराउंडिंग एटम बेटा के साथ सेंट्रल एटम ये, सराउंडिंग एटम एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा और छठवां बेटा ये। इस प्रकार से आपके ये बन जाते हैं। यहां पर सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, जैसे यहां पर 120 90 है तो अलग अलग है, लेकिन यहां के बॉन्ड एंगल जो होगा वो पूरा का पूरा लगभग एक ही टाइप का होगा। अगली एक और आता है बेटा जिसका नाम होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल थोड़ा शेप इधर बना दे रहे हैं हम बेटा। ये सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ में सराउंडिंग एटम ये कहेंगे ये इस तरह से, और ये सब बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन है। इसके बाद ये 90 डिग्री पर आपका ये लग जाएगा इस तरह से बेटा। ये यहां पर ये एंगल लगभग 72 डिग्री का होता है, 72 डिग्री का होता है, और कोई भी एंगल देखा जाएगा तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है जनरल की हाइब्रिडाइजेशन अगर ये होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के सामने उनका ज्योमेट्री लिखा हुआ है कि किस प्रकार की ज्योमेट्री आपको बनानी होगी, और उस ज्योमेट्री का कैसा शेप होगा या किस तरह से उसको डिजाइन करना होगा, वो डिजाइन करना यहाँ पर दिखाया गया है। 2 मिनट देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा या संक्रमण ढूंढना पड़ेगा। ठीक बेटा, क्लियर हुआ है इतना? आइए देखते हैं आगे। ज्योमेट्री कैसे मालूम की जाए, तो हमने कहा है टू असाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अगर पता करना है तो ज्योमेट्री को पता करने पर आपको वी नो फर्स्ट, आपको पहले जानना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑन दैट मॉलिक्यूल। ओके बेटा, कि किसी मॉलिक्यूल में आपको ज्योमेट्री अगर पता करनी है तो पहले उस मॉलिक्यूल का क्या पता करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका है x² 1/2 c प्लस v माइनस c प्लस a, या यहां पर इसको v प्लस m कर दें तो थोड़े से अलग अलग कैलकुलेटर्स बन जाएंगे तो और अच्छा दिखाई पड़ेगा। v प्लस m माइनस c प्लस a ये हमारा x² है, और यहां पर क्या क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखिए। x का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या ये बताएगा x। v प्लस m, यहां पर जो v है वो मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कि उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा उस मॉलिक्यूल का वो वहां पर उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। m का मतलब होता है मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। जितने भी बेटा उसमें मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम होंगे उनको लिखना है। c का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायन, और m का मतलब होता है यानी कि a का मतलब होता है नंबर ऑफ एनायन। क्लियर बेटा, कि किसी भी मॉलिक्यूल में आपको ज्योमेट्री पता करने के लिए पहले उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन को पता करना पड़ेगा, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल संख्या इक्वल टू 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a, जहां पर v आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम का, m सराउंडिंग एटम के मोनोवैलेंट एटम है,
और C का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायन और A का मतलब होता है नंबर ऑफ एनायन। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल ढूंढते हैं और वो एग्जांपल हम लोग करते हैं और करने का प्रयास करते हैं NH3 से। मॉलिक्यूल आपको बेटा कौन सा है? NH3 है, अमोनिया है। यहां पर देखिए दो टाइप के एटम हैं, एक N है और एक H है। H की तुलना में N का जो साइज है वो बड़ा होता है और जिसका भी साइज बड़ा होता है मॉलिक्यूल में उसको हम सेंट्रल एटम मानते हैं। तो यहां पर बेटा सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है, और जो संख्या में ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? सराउंडिंग एटम होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम बेटा कौन सा है? नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन क्या है? सराउंडिंग एटम है। अब यहां पर देखते हैं, निकालते हैं x इक्वल टू। नाइट्रोजन की बात करी जाए तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं 2,5 आता है। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, और यही 5 जो होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा। यही 5 जो है क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो x इक्वल टू 1/2, ये तो आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? यहां पर 5। इसके बाद आती है M का मतलब मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब एक ऐसा सराउंडिंग एटम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 1 हो, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या उसकी वैलेंसी 1 हो, यानी कि या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हो। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब वो मोनोवैलेंट एटम है। तो यहां पर बेटा H होता है, वो भी मोनोवैलेंट एटम है क्योंकि H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आते 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए मोनोवैलेंट एटम भी यहां पर हाइड्रोजन हुआ। तो हाइड्रोजन की कितनी संख्या बेटा? 3 है। अब देखो यहां पर C+A, C का मतलब होता है कैटायन, कोई पॉजिटिव चार्ज लगा है? नहीं लगा है। A का मतलब होता है एनायन, कोई निगेटिव चार्ज लगा है? नहीं लगा है। तो यानी कि केवल बचा कितना? 5 + 3 / 2, यानी कि आगे बेटा कितना? 4। अब 4 आए कौन सा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आए। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा 4 आएंगे तो यहां पर हम देखेंगे अगली बात को कि एक ट्रिक हम लोग निकालेंगे। वो ट्रिक है बेटा sp_p_p d_d_d_d sp3d5, यानी कि 4 आया हुआ है तो 1 2 3 4, और 4 के अंदर कितना आ गया बेटा? sp3, यानी कि इस अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बेटा? sp3 हो गया। और एक और सी बात है, तो इसका ज्योमेट्री बेटा क्या हुआ कि जो पीछे वाला चार्ट जरा खोलिए जहां पर आपने नोट किया है और देखिए कि इस sp3 पर हाइब्रिडाइजेशन पर ज्योमेट्री क्या है। तो ज्योमेट्री कौन सी है बेटा? टेट्राहेड्रल। इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या हुआ? टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री हो गया बेटा टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। इस तरह से निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए अमोनिया की बात हो गई, बात करते हैं PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस कितने हैं? 1 है, क्लोरीन कितने हैं? 5 हैं। तो यानी कि सेंट्रल एटम कौन सा हुआ? फास्फोरस, और सराउंडिंग एटम कौन सा हुआ? क्लोरीन। तो बेटा यहां पर देखिए फास्फोरस होता है कितना? 15, कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं 2,8,5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। और Cl होता है बेटा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर करेंगे 17 परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है, 2,8,7 आता है, वैलेंसी इसके लिए 1 होती है, इसका मतलब Cl भी क्या हुआ? मोनोवैलेंट एटम। चलिए x काउंट करते हैं। x इक्वल टू 1/2 V + M, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं? 5 प्लस क्लोरीन का ऐसा बताया ना वैलेंसी 1 है, इसलिए मोनोवैलेंट एटम, और कितनी संख्या है? 5। तो 5 + 5 / 2 दैट मीन 5। और अगर 5 आया तो sp_p_p d_d_d_d_d, तो 1 3 4 5 दैट मीन sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो इसका मतलब बेटा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है, d है, और ज्योमेट्री देखिए जल्दी से पलटिए पीछे वाला पेज।
अब पीछे वाले पेज में दिखाई पड़ा होगा sp3d के बाद में लिखा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्लियर? कैसे बनाएंगे? फास्फोरस को बेटा बीच में रखेंगे, एक सीएल ये, एक सीएल ये, एक सीएल ये, एक ये और एक ये। तो इस तरह से ये बेटा हमारा PCl5 बन गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया। क्लियर हो गया बेटा कि किस प्रकार से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा और कठिन सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। और बेटा कठिन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? वो ले रहे हैं SF4, सल्फर टेट्राक्लोराइड, SF4 ले रहे हैं। SF4 में देखिएगा x इक्वल टू 1/2 V प्लस M। V क्या है यहाँ पर? सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर हुआ क्योंकि संख्या में एक है, परमाणु क्रमांक होता है बेटा 16। 16 को कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आता है 2,8,6 और 2,8,6, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा 6 हो गए। प्लस मोनोवैलेंट एटम बेटा कितने हैं? 4। तो 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, दैट मीन आया बेटा कितना? 5। और 5 है फिर से sp से करोगे तो sp3d आएगा, एक s 3p और एक d यानी कि sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा यहां पर क्या हुआ? sp3d हुआ। और ज्योमेट्री क्या हुआ बेटा? कौन सी ज्योमेट्री लिखी? जल्दी से देखिए, लिखा हुआ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? नो प्रॉब्लम। तो ज्योमेट्री क्लियर आ रही ना? यहां तक देखिए, चलिए निकालने की कोशिश करिए। एक नई ज्योमेट्री, एक नया मॉलिक्यूल, एक नया आयन। वो नया आयन कौन सा है? SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट आयन का ज्योमेट्री पास आउट करिए, सल्फेट आयन की ज्योमेट्री निकालिए जल्दी से। सल्फेट आयन का ज्योमेट्री निकालिए जल्दी से। चल निकालने की कोशिश कर रहे हैं सल्फेट आयन का। तो x इक्वल टू 1/2 V प्लस M। V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। सल्फर की कितना परमाणु कौन? 16। कॉन्फ़िगरेशन करते 2,8,6, तो ये आया 6 प्लस ऑक्सीजन है। मोनोवैलेंट एटम लिखना है, लेकिन ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम होता है। क्यों होता है? परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का होता है बेटा 8। 8 का परमाणु क्रमांक करते हो तो 2,6 और 6 के लिए हिसाब से वैलेंसी निकालोगे तो 8 में से 6 को घटाओगे तो वैलेंसी आएगी बेटा कितनी? 2। और अगर वैलेंसी 2 आई तो इसका नहीं कैसा हो गया? डाइवैलेंट एटम हो गया। इसका डाइवैलेंट हमें लिखना नहीं, हमें लिखना कौन सा है? मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम लिखना है। यहाँ पे कैसा है? डाइवैलेंट सराउंडिंग एटम में इसको तो छोड़ देंगे। हमें मालूम हो गया कि ओ लगा ही नहीं है। अब क्या है? -C। C का मतलब होता है कैटायन। क्या कोई कैटायन लगा है? नहीं लगा है। फिर लगा A का मतलब क्या हो गया? Anion। कितने लगे बेटा? 2 माइनस। तो 2 माइनस को करने कितना? प्लस। तो प्लस 2। तो 1/2 6 प्लस 2 तो कितना आ गया? 6 प्लस 2 8। 8 में से डिवाइड करेंगे 2 तो कितना आ गया बेटा? 4। और अगर 4 आ गया तो फिर से देखा आपने कितना? हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आ गया इसका sp3। और ज्योमेट्री जो आई बेटा वो हुआ कौन सा? टेट्राहेड्रल। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इस प्रकार से बेटा हम लोग कई सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। हमें लगता है आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी मॉलिक्यूल में। बस 2 चीजें ध्यान रखनी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम और मोनोवैलेंट एटम। सेंट्रल एटम को ऐसे पहचानेंगे जो संख्या में 1 होगा, साइज में बड़ा हो गया। मॉलिक्यूल में संख्या में 1 होगा और साइज में बड़ा होगा, वो सेंट्रल एटम है। और बाकी के सब क्या है? सराउंडिंग एटम है। तो सराउंडिंग एटम में फिर आपको यह पहचानना होगा कि मोनोवैलेंट कौन सा है और डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन
कौन सा? हाइड्रोजन और हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन आपके मोनोवैलेंट होते हैं, बाकी के सारे डाइवैलेंट हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, टेट्रा हो सकते हैं, पेंटा हो सकते हैं, हेक्सा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोनोवैलेंट नहीं हो सकते। तो मोनोवैलेंट के लिए क्या होना चाहिए? केवल हाइड्रोजन और हेलोजन, बस। क्लियर थी बात? तो आज के लिए इतना ही। जो भी मॉलिक्यूल आपके दिखाई दे रहा हूं उन मॉलिक्यूल पर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का प्रयास कीजिए, और प्रयास करने के बाद में कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए जिस मॉलिक्यूल का आपको समझना है। अगले वीडियो लेक्चर में आपको उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और एक चीज और जोड़ेंगे। उस नई चीज का नाम होगा ज्योमेट्री के बाद की अगले स्टेप, उसका अगली स्टेप होता है बेटा शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का शेप। और मॉलिक्यूल का शेप जानने से पहले हमें एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उस थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी के बारे में और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी आपके मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल पर इन सबकी प्रैक्टिस बेटा करिए, और जो भी प्रैक्टिस में समस्या आती है उन मॉलिक्यूल को कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू।